जंग शुरू होने के बाद से इस्राएली हमलों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 40,000 से तजावज़ कर चुकी है। इस जंग ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे वो बच्चों के कत्ल का रिकॉर्ड हो, इंसानी जानों के ज़िया का रिकॉर्ड हो, चाहे वो रिफ्यूजी वर्कर्स और ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को निशाना बनाने का रिकॉर्ड हो। ये सारे रिकॉर्ड इस जंग में तोड़े गए हैं। हालांकि एक जानिब सीज़ फायर की कोशिशें भी जारी हैं और ज़राए अबलाग में ये ख़बरें बहुत तेज़ी से आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सीज़ फायर अब पाए तकमील तक पहुंचने वाला है, लेकिन उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। आज के बियॉन्ड बॉर्डर्स में गाज़ा जंग और मुमकिन सीज़ फायर की बात करेंगे। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट और इस पर अथॉरिटी जो समझे जाते हैं प्रोफेसर अर्शी खान साहब, जिनका ताल्लुक़ शोबे सियासत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। प्रोफेसर अर्शी खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और अपने इंसाइटफुल व्यूज़ के लिए वक्त फराहम करने के लिए। अर्शी साहब, जंग शुरू होती है एक दिन होता है, एक दिन था अक्टूबर में जब जंग शुरू हुई थी, और अब तकरीबन 11 माह गुजर चुके हैं। लेकिन इन 11 माह के अंदर सब कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ है? कोई सीज़ फायर की उम्मीद आपको नज़र आ रही है? क्या वजह है, क्यों सीज़ फायर नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर आप मुझसे बिल्कुल ही इनफॉर्मल होकर पूछें, हालांकि ये फॉर्मल प्रोग्राम है, तो मुझे नहीं लगता कोई सीज़ फायर होगी। इसलिए कि आप देखेंगे कि इसराइल का कोई इंटेंशन ही नहीं है। उसका मतलब कोई उसकी ख्वाहिश ही नहीं कि कोई सीज़ फायर, वो चाहता भी नहीं कि सीज़ फायर। आपने सुना होगा कई साल से कि पीस टॉक चल रहा है। पीस टॉक कहाँ गया? आपने सुना था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकलेगा जिसपे अमेरिका भी राजी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी राजी। जो यूएन रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल का 242 और 338, कहाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन? और ये भी कहा गया था जब इजराइल ने एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन जब इंडिया से एस्टैब्लिश किया था 91 में, तो ये कहा था कि मैं बहुत जल्द फलस्तीनियों को उनका स्टेट दे दूंगा एज पर यूएन रेजोल्यूशन 242, जिसपे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट करती है। कहाँ हुआ? तो सीज फायर आप देखेंगे कि मुसलसल 1948 के बाद इजराइल जो है वो मुसलसल वायलेशन के स्टेज में, मतलब चाहे वो जी का मामला हो या बॉम्बिंग का मामला हो या जमीन को हड़पने का मामला हो या मकानों को हड़पने का मामला हो या ईस्ट जेरूसलम को इन्होंने अनेक्स कर लिया 1980 में, जो को बिल्कुल ही इलीगल, या वहां पे जो इलीगल जो सेटलमेंट्स बने हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, वो जमीन जिसपे ये बना ही नहीं सकते किसी भी तरह से, जो वेस्ट बैंक में है, वहां पे करीब 5 से 6 लाख लोग को आबाद कर दिया। तो आप थ्रू आउट देखेंगे कि अगर उसके लॉजिकल एक्सटेंशन में आप देखेंगे तो ये बातें तो करते हैं सीज फायर। देखिए, ये जो सीज फायर की बात हो रही है जो आपने कहा जी, और आपने देखा होगा कि हमास का डेलीगेशन मजबूरी में गया, इसलिए कि अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है आपके इजराइल को। एक तरफ तो आप देखें कि अमेरिका पूरी तरफ से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है जी। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि इजराइल जो है, अमेरिका जो है वो कतर पे प्रेशर डाल रहा है और इजिप्ट पे प्रेशर डाल रहा है। हानिया जो थे, इस्माइल हानिया, वो तो निगोशिएटिंग टीम के हेड थे और निगोशिएटिंग टीम के हेड को आपने मार दिया। निगोशिएटिंग टीम के हेड को आपने मार दिया, तो इसका मतलब है कि निगोशिएशन में आपका और सीज फायर में कोई है ही नहीं। अभी जो डेलीगेशन गया हमास का, तो इसने कहा कि मैं निगोशिएशन में पार्ट नहीं लूंगा, लेकिन मैं कैरो में रहूंगा, इसलिए कि इन पे प्रेशर है। तो एक तरफ आप प्रेशर बना रहे हैं कमजोर लोगों पे, और एक तरफ जो है आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इसी 15-20 रोज पहले खुद अमेरिका में 75 ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें बहुत सारे थिंक टैंक हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन जेनोसाइड, मतलब कंप्लिसिटी ऑफ अमेरिका इन जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीन। तो हमें नहीं लगता है कि कोई ये सीज फायर करना चाहते हैं, इसलिए कि आप शुरू से देखेंगे कि ब्लिंकन ने, एंथोनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है अमेरिका, इन्होंने 9 मरतबे यहाँ पे जो है या इजराइल में क्या करने आए, क्या रिजल्ट आया? 9 मरतबे आए। और जब जब सीज फायर होने का था, जब जब आप देखेंगे, अगर आप बिल्कुल गौर से सिस्टमेटिकली देखें, तो जब हमास तैयार होता है सीज फायर के लिए, तब ये कंडीशन चेंज कर देते हैं नेतन्याहू, फिर वो बैक हो जाता है हमास, फिर वो तैयार होता है, फिर ये कंडीशन चेंज कर देते हैं। और यही आप देखेंगे कि हमास ने ये कहा कि 2 जुलाई, असल में 31 मई को जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आया था सीज फायर के लिए, उसी के तहत अमेरिका ने जो है
बाइडेन प्लान लाया, बेसिकली बाइडेन प्लान नहीं था, वो नेतन्याहू का ही प्लान था कि सीज फायर हो, उस पर पूरा एग्री कर गया हमास, लेकिन फिर ये बैक कर गया। तो इनका कोई मंशा ही नहीं है कि सीज फायर हो, ये सिर्फ चाहते हैं कि जहां तक हो सके फलस्तीनियों को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, पूरी तरह से, ताकि ये जनरेशन टू जनरेशन खामोश रहे, जैसा जापान पे हुआ था। आई एम सॉरी, जैसे जापान पे हुआ था। जापान जो है वो वर्ल्ड में सिविलियन न्यूक्लियर पावर है बहुत बड़ा, लेकिन जापान सोच नहीं सकता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, इसलिए ऑलरेडी उस पर 2 एटम बॉम्ब मार दिया था। तो जनरेशन टू जनरेशन नहीं सोची, ये प्लान, ये बेसिकली यही सोच रहे हैं। अगर इसराइल और यूएस को देखें, जो फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल जो सामने आ रही है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यूएस थोड़ा सीरियस दिखाई दे रहा है, चाहे उसकी पीछे वजह उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, लेकिन इसराइल बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आता है? देखिए, आपका जो सवाल है ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरा जो अपना तज्जिया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरीडे मल्टीपल टाइम्स डेटा चेकिंग, तो हमने ये देखा कि इजराइल पे कोई प्रेशर है ही नहीं, और जो भी प्रेशर है वो उन लोगों का है जिनके लोग वहां पे होस्टेज। बिल्कुल भाई, आपने देखा वहां पे कितने डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, पूरे वर्ल्ड में हुए, पूरे यूरोप में हुए, कई लोगों ने कहा, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। अमेरिका के साथ एक मोरल प्रेशर आ गया है, इसलिए कि अमेरिकन जो सिटीजन है वो खुद उस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ज़ायनिस्टों ने ऐसा बांध रखा है। आप देखेंगे कमला हैरिस का जो स्टेटमेंट था पहले और अब जो स्टेटमेंट है वो चेंज आ गया। कोई भी अमेरिका में पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी, और खास करके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और मैं आपको बता दूं कि कमला हैरिस जो है वो हार जाएंगे, वो हारेंगे, इसलिए कि वहां पे वही प्रेसिडेंट चलेगा जो बिल्कुल हाँ में हाँ कहे, रात को कहे दिन है तो हाँ दिन है वो रात, पूरी कंप्लिसिटी के साथ। इसलिए कि अभी जो अमेरिका की पोजीशन है और जो इजराइल की पोजीशन है, अमेरिका पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ गया है। अब लोग शायद इसको यूटोपियन बात माने, लेकिन आप पूरी पॉलिसी को देखें, जहां तक मिडिल ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट है, पैलेस्टाइन का कॉन्टेक्स्ट है, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से ड्रिवन बाय अमेरिकन, मतलब इजरायली भी नहीं बल्कि ज़ायनिस्ट के साथ। ऐसे अमेरिका की बदनामी होगी, और खुद अमेरिका के जो थिंक टैंक है, बहुत सारे लोग वो परेशान हो वहां पे, मतलब वैसे लोग जो इजराइल के दोस्त हैं, उसको छोड़िए, बल्कि जो इजराइल जो खुद यहूदी हैं अमेरिका में, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि जो यहूदी हैं, जो सुलझे हुए, हालांकि वो एंटी इजराइल नहीं है, प्रो इजराइल है, इसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी हो रही है वहां पे किलिंग की, जेनोसाइड की, ये जो अमेरिका की जो कंप्लिसिटी है, ये बिल्कुल सही नहीं। इसलिए आप देखें कि अमेरिका में कम से कम 12 टॉप ऑफिसर्स हैं, उसमें पेंटागन के भी ऑफिशियल्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। और अभी यूके के भी जो है एक बहुत बड़े आपके डिप्लोमेटिक स्टाफ ने किया करीब 8-10 दिन पहले सारा कुछ। तो हमें नहीं लगता है कि जो है ये सीज फायर करना चाहते हैं, इसलिए कि आप देखिए सीज फायर आज हो गया 323 डेज हो रहा है, 323वां दिन है, और क्या डेवलपमेंट है, मुसलसल जो है वो तबाही है। और मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें। जी प्लीज। एक देखिए, एक आपने देखा होगा कि कहीं नहीं सुना होगा आपने, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो या अफगानिस्तान का मामला हो या सोमालिया का हो या लीबिया का हो, कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भगाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन प्लान आप देखिए कि अक्टूबर 2023 से आज तक कितनी मर्तबे इनको वहां से भगाया गया। मतलब एक ही आदमी, एक फैमिली, नॉर्थ से साउथ, साउथ से मिडिल, मिडिल से साउथ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, उस फैमिली का क्या हाल होगा। बिल्कुल, लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, एक ही कपड़ा है जो पहन रहे हैं। ये औरतों की बात मैं बता रहा हूँ, जो डिटेल्स इंटरव्यूज वगैरह आए हैं, तो खास करके टीवीज पे नहीं आ रहे हैं, वो वेबसाइट्स पे हैं साथ। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ इसी अगस्त में, अगस्त अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 24 अगस्त है जी, इसी अगस्त में 12 इवैक्यूएशन ऑर्डर आए, 12 मरतबे लोगों को भागना है। बताइए, यहां से आदमी दिल्ली जाता है अलीगढ़ से, तो उसमें परेशान हो जाता है, और वो अगर पूरी फैमिली जा रही, भाग रही, बिल्कुल, और उसके बाद आप उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन कवर नहीं दे रहे हैं, कोई जो है आप उनके साथ
इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो नहीं दे रहे और आप भगा रहे हैं। और इसी वक्त आपके 19 अगस्त को मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया। मतलब ये गाजा जो है एक इतना बड़ा एक्सपोजे हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए कि आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि भाई जो लोग अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने क्या किया वहां पे। तो मैं वही डेटा दे रहा था कि खास करके गाजा में एक बात आती है ह्यूमैनिटेरियन जोन, आपने सुना होगा ह्यूमैनिटेरियन जोन, जिसको बोलते हैं सेफ जोन। अब देखिए मेरे पास जो डेटा है नवंबर 2023 में पूरे गाजा में जो सेफ जोन था वो 63% था। अब कितना है? नवंबर 2023 में जी। दिसंबर 2023 में 38% हो गया, ठीक। और मई 2024 में 20% हो गया सेफ जोन पूरे इसमें, और जून में हो गया आपके 16.4%, मतलब सेफ जोन जहां पे लोग सिविलियन बच सकते हैं। और जुलाई में हो गया 13.15%, और अगस्त में मतलब अर्ली अगस्त में जी। ये हो गया 10.9, और अभी ये है 9.5%। तो पूरे गाजा में जो टेरिटरी है उसमें सिर्फ 9.5% ऐसी टेरिटरी है जिसको सेफ जोन कह सकते हैं आप, लेकिन वहां पे भी सेफ तो वो भी नहीं है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वहां पे इजराइल का हमें नहीं लगता है कि कोई इनका, इसलिए कि देखिए हमास का जो अप्रोच, हमास ये चाहता है कि जो मतलब वो सीज फायर जो हो तो परमानेंट हो, ये करना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब हम चाहें शुरू कर दें। बिल्कुल। इजराइल सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि किसी भी तरीके से ये अपने होस्टेज को छुड़ा ले। दिस इज द ओनली फर्स्ट एंड द लास्ट एजेंडा ऑफ इजराइल। और अमेरिका का भी यही इंटरेस्ट है, मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पे जंग बंदी हो और वहां पे बॉम्बिंग बंद हो। अब मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है अगर आप हमसे पूछिए, इसलिए कि अब तो कुछ बचा नहीं है, तो जो बचा है वो भी खत्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहां पे 2/3 जो मकान थे वो खत्म हो गए, और आपके 800 से 900 मेडिक्स को आपने मार दिया। बिल्कुल। और जो एड वर्कर हैं 290 एड वर्कर मारे गए, जिसमें से सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जो एड वर्कर हैं वो 207 है, यूएन अनरवा के। अनरवा 1948 से वहां काम कर रहा है, सिर्फ यूनाइटेड नेशन। और कितने स्कूल्स और कितने आपके हॉस्पिटल्स और वैन्स और यूनिवर्सिटीज, आर्कियोलॉजिकल सेंटर्स और हिस्टोरिकल सेंटर्स, तो सारी तबाह कर दिया इन्होंने। मस्जिदों को तबाह कर दिया, चर्च को तबाह किया, तो जो बचा वो भी तबाह कर दे ताकि उसकी अच्छी वीडियो बन जाए जी। तो इनका कोई प्लान नहीं है एग्जैक्टली। इसलिए कि ये चाहते हैं, एक सेकंड, ये चाहते हैं, हमास ये चाहता है कि वहां से जितनी अमेरिकन फौज, सॉरी इजरायली फौज है वो पूरे गाजा से निकल जाए। ये जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वहां पे ये दोबारा अपना ज़ायनिस्टों को बसाना चाहते हैं कुछ एरिया में, कुछ ये ग्रीन जोन बनाना चाहते हैं, कुछ बफर जोन बनाना चाहते हैं। जो गाजा का इजिप्ट से जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उस पर कब्जा करना चाहते हैं जी। तो इनका प्लान नहीं है एक्चुअली सीज फायर करना। अच्छा सर, अभी आपने ये बताया कि तकरीबन 12 बार ये ऑर्डर दिया गया कि इवैक्यूएशन लोगों का कराया गया, क्या इससे पहले सिर्फ अगस्त में जी सिर्फ अगस्त में सिर्फ अगस्त में क्या इंसानी तारीख में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ देखिए हुआ था, मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि आर्मेनियन जेनोसाइड का बड़ा नाम आता है। और जेनोसाइड जो आर्मेनियन थे ये बड़े क्या कहा जाए, बड़े एक्सेप्टेबल कम्युनिटी थी ओटोमन एम्पायर जी, बड़े मतलब पसंदीदा कम्युनिटी। और फिर वहां पे ब्रिटिश ने और फ्रेंच ने और ज़ारिस्ट रशिया ने और अमेरिकन ने और ब्रिटेन ने इनको उलझा दिया ओटोमन से, बाकी बना जी, मिलते सादिका बोलते थे इनको जी। फिर जब रशिया की जंग हुई शुरू ओटोमन से टर्की से 1915 में, तो उस वक्त रिवोल्यूशन आया नहीं था, जार की हुकूमत थी, तो टर्की जो है वो रशिया से लड़ रहा था, तो सप्लाई लाइन को जो ये काट देते थे, वहां पे आर्मेनियन बहुत थे जो टर्की के ही सब्जेक्ट थे। तो इन्होंने डिसीजन ये लिया कि किसी तरह से अब क्या करें, तो इन्होंने कहा कि इनको डिसलोकेट करते हैं। तो इनका इवैक्यूएशन प्लान लाया, जिसको बोलते हैं डिसलोकेशन प्लान जी। फिर इनको कहा कि तुम लोग को हम लेबनान में, सीरिया में और इराक में बसाएंगे। तो वहां इनको बाई फोर्स भेजा, लेकिन अपनी आर्मी को ही भेजा ओटोमन आर्मी ने।
अपने लोगों को भेजा कि इनका ख्याल रखना है, कोई मारे नहीं, और जो भी इनके पास फैसिलिटीज थी ओटोमान के पास खाने पीने की वो भी दिया। लेकिन इसके बावजूद 2,50,000 लोग मर गए। जी वो सर। भूख से मरे, परेशानी से मरे, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। लेकिन आप गाजा में देखेंगे तो एक बार इवैक्यूएशन सिर्फ अगस्त में 12 मरतबे हुआ। बिल्कुल। इस पे डेटा बन सकता है पूरा कि आपके अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक कितने इवैक्यूएशंस आए। हमें लगता है कि कम से कम 40 तो आ गए होंगे। अब 40 मरतबे 20 मरतबे फैमिली अगर आए, उसका क्या हाल होगा? बच्चों का क्या हाल होगा? बूढ़ी औरतों का क्या हाल होगा? जो जख्मी लोग हैं उनका क्या हाल होगा? जो लोग स्ट्रेस में उनका क्या हाल होगा? अब वहां पे पोलियो के शिकार हो रहे हैं। अभी जो वहां पे प्रेग्नेंट औरत है, जो प्रेग्नेंट है वो 60,000, और जो बच्चे पैदा हुए हैं 7 अक्टूबर के बाद उनकी तादाद है 50,000। जी बिल्कुल। अब जो हालात है वहां पे, उस पे क्या हो रही, क्या गुजर रहा होगा? जी आशीष सर, एक सवाल और है, वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन डे भी मनाया जा रहा है, ठीक है, सीज़ फायर की भी बात हो रही है, जो इसराइल के जो लोग यरगमाल हैं उनकी भी बात हो रही है, लेकिन जो सही मानों में जो विक्टिम्स हैं वहाँ के गज़ा के, उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। एक आंकड़ा आता है, एक फिगर्स आते हैं कि इतने लोग जो हलाक हो गए, इतने लोग ज़ख्मी हैं, लेकिन उनके फ्यूचर की कोई बात नहीं करता है। तो आखिर विक्टिम्स के फ्यूचर का क्या, वो आप किस तरह देखते हैं उनके फ्यूचर को? भाई उनका फ्यूचर तो आप देख रहे हैं कि अगर आप शुरू से देखें कि जो फलस्तीनी थे वो जमीन के मालिक थे जी। उसके बाद खुद अपनी जमीन में रिफ्यूजी हो गए। अब वो अपनी जमीन में रिफ्यूजी होके अब वो डिस्प्लेस्ड हो गए जी, और हर तरह का जुल्म आप कर रहे हैं उसके साथ, जैसे चाहे पकड़ लें, जैसे चाहे पीट दें, मार दें, कोई सुनने वाला नहीं, चाहे वो वेस्ट बैंक हो या कुछ। और जितना फलस्तीनियों ने उनके साथ कंप्रोमाइज किया, रिजल्ट उल्टा आया। वो पीस टॉक कर रहे हैं, ये जमीन को कब्जा करते जा रहे हैं, कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी जो फ्यूचर है आपके फलस्तीन का, वो फ्यूचर मुझे लगता है कि बहुत ही डार्क फेज में जा रहा है। मतलब जिसमें वो ऐसा फलस्तीन क्रिएट करना चाहते हैं जैसे वो फलस्तीनी जो खुद इजराइल में रह रहे हैं। इजराइल में जो रहने वाला फलस्तीनी है वो 20 से 22%, हाईली ह्यूमिलेटेड लाइफ उनकी, सेकंड क्लास सिटीजन से भी बदतर दर्जा उनका, शक की नजर में देखे जाते हैं। बहुत सारे राइट्स और जो सिटीजन इजरायली सिटीजन को हैं वो आपके पैलेस्टीनियन वो भी सिटीजन उनको नहीं है, और बहुत सारे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वो बोल नहीं पाते और ना उनको अलाउ किया जाता है सारा कुछ। वो वैसा ही फलस्तीन चाहते हैं, बिल्कुल खामोश, जो कहें वही करो। और हमें लगता है कि जब तक गाजा रहेगा तब तक वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा। और जो सॉल्यूशन है इसका, असल में वर्ल्ड में देखिए सॉल्यूशन जो होना चाहिए था, एक तो देखिए सॉल्यूशन है, एक तो आपके 3 तरह का सॉल्यूशन है। एक तो है कि आप डिप्लोमेसी से किसी चीज को सुलझा दीजिए, जिसको बोलते हैं पीस टॉक। उसमें इजराइल फेल कर गया। जैसे कि ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर आजाद हो गया इंडोनेशिया से, उसको आजाद करने में यूनाइटेड नेशन और ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे थे, सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आगे लगी हुई थी, वो आजाद हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपके साउथ सूडान है, वो भी आजाद हुआ। दूसरा मेथड है आपके इकोनॉमिक सैंक्शंस, इराक पे लगा, लीबिया पे लगा, क्यूबा पे लगा, वेनेजुएला पे लगा, ईरान पे लगा, नॉर्थ कोरिया पे लगा, रशिया पे भी लगा। और एक जमाने में जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो इंडिया पे भी लगा था, आपने देखा होगा। तो ये भी इजराइल पे नहीं है, ये भी लागू नहीं हो रहा इजराइल पे। अब जो एक सॉल्यूशन है वो आपके जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक मिलिट्री इंटरवेंशन, जैसे इराक में हुआ, जैसे लीबिया में हुआ, जैसे आपके अफगानिस्तान में हुआ, और जैसे सऊदी ने यमन में किया, उसकी जरूरत। अब वो मिलिट्री इंटरवेंशन, अगर मान लीजिए कि एक भी कोई मुल्क अगर वो खड़ा हो जाता फलस्तीन की तरफ से, आज आप देखिए कि यूक्रेन की तरफ से कितने लोग खड़े हुए। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री गए, इंडिया के प्रधानमंत्री गए, बड़े गले लगे, बड़ी अच्छी बात है। इसलिए गले लगे भाई कि जेलेंस्की जो है वो दहशतगर्दी के शिकार, यही कहा जाता है पूरे वेस्टर्न प्रेस में ना कि
रशिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है और ये टेरर के शिकार है। कौन? यूक्रेनियन। तो हमने गले लगा लिया। तो फलस्तीनी भी तो दहशतगर्दी के शिकार है। किसने गले लगाया उसको? आप इंडिया को छोड़ दिया, अरबों ने लगाया। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर ओआईसी और अरब लीग जिस तरह से खामोश है, मैं यही आपकी बात काट रहा हूँ, तो आखिर उनकी जो खामोशी है बिल्कुल मुजरिमाना खामोशी नहीं लग रही है? यूक्रेन वाले थे तो यूक्रेनियन के लिए कितने लोग सामने आ गए, लोगों को जॉब तक प्रोवाइड की, चलो ठीक है, गजा के लोग वहाँ से निकल नहीं सकते, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ भी बुलंद नहीं कर रहा है। तो ओआईसी और अरब लीग के आप किरदार को यहाँ पर किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ओआईसी और अरब कंट्रीज का जो किरदार है, जो सच्चाई है, या जो उनका रियल चेहरा है, वो बेनकाब हो गया है। और बेनकाब होने में एक तो छोटा टेस्ट था, छोटा सा, वो था आपके इराक। उससे बड़ा टेस्ट था आपके लीबिया। उससे भी बड़ा टेस्ट था सीरिया। और सबसे जो बड़ा टेस्ट है, जैसे मलेरिया टेस्ट करते हैं ना, मलेरिया और आपके टाइफाइड, तो इनके बेशर्मी का जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो गाजा है। बिल्कुल खामोश, और खामोशी नहीं बल्कि ये साथ दे रहे हैं। भाई आप ये देखिए कि इजराइल को पेट्रोल देने वाले कौन से कंट्री हैं? कजाकिस्तान है, नाइजीरिया है, और आपके अजरबैजान। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी लॉजिस्टिक्स, मटेरियल सप्लाई जॉर्डन कर रहा है, यूएई भी कर रहे हैं, सऊदी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके सामने कि 1948 के पहले जी, जब इजराइल नहीं बना था, तो 1948 के पहले ब्रिटेन ने साथ दिया ज़ायनिस्टों का पूरी तरह से। इसलिए कि 1917 के पहले जी, जो पैलेस्टाइन था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। 1948 के बाद अमेरिका सामने आ गया इजराइल का साथ देने के लिए। अब हमें लगता है कि अब अरब आ गए साथ देने के लिए। अब इसमें क्या देखा जाए किरदार? आप अमेरिका को देखिए, जॉन मीरशीमर हैं, बहुत बड़े इंटरनेशनल रिलेशंस के थियरिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, जॉन मीरशीमर ने एक पेपर लिखा 2005 में, इजरायली लॉबी एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो उन्होंने ये कहा कि हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के लिए फॉलो करता है। ये वाहिद अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसकी फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में उसके इंटरेस्ट में नहीं है, किसी और के इंटरेस्ट में। तो खैर उनको बदनाम किया गया एंटी, हालांकि वो एंटी इजराइल नहीं है, वो एंटी इजराइल नहीं है। अब परेशानी इस बात की है, अब आप एक एग्जांपल देखते हैं, अभी आपके जुलाई में या अभी अर्ली अगस्त में वहां के जो आपके इंटीरियर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो है बेन गिविर, इन्होंने जबरदस्ती कई यहूदियों को ले जाके माउंट टेम्पल पे प्रेयर कराया, जो कि इलीगल है। खुद इजराइल में 5 बड़े उनके जो पादरी होते हैं, जिनको रबी बोलते हैं, जेरूशलम के रबी, वेस्टर्न जेरूशलम, उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशनल ऑर्डर के खिलाफ है। मतलब वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं करना। अब जो लोग वहां पे पावर में है वो नॉर्मल इजरायली नहीं है पावर। अगर नॉर्मल इजरायली होते पावर में तब तक सीज फायर हो गया होता और इतनी लंबी जंग नहीं चलती। आपने देखा होगा कि गाजा में अटैक हुआ आपके 2018 में भी, 2021 में भी, 2014 में, 2011 में, 2006 में, 2008 में। अब कितनी लंबी जंग चली? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना नॉर्मल थे थोड़े जी। ये जो वहां पे गवर्नमेंट है, ये वो लोग की गवर्नमेंट है जो सेटलर्स हैं वहां पे। ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू साहब के कैबिनेट में, वो लोग हैं जो सेटलर्स हैं। सेटलर्स का मतलब वेस्ट बैंक वाले, जिसको खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलीगल, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने इसको इलीगल कहा, खुद इंडिया भी इसको नहीं मानता। तो ऐसे लोग जब पावर में रहेंगे तो नेचुरली आपने ये भी देखा होगा कि जब वहां पे पैलेस्टीनियन वीमेन प्रिजनर का जब वहां पे बलात्कार किया गया, उनको रेप किया गया, और रेप करने के बाद जब इजरायली ऑफिसर्स को पकड़ा गया तो उनको छुड़ाने के लिए आ गए। वो कौन लोग थे? वो सेटलर्स थे। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ है कि 7 अक्टूबर के बाद
एक तो आईडीएफ इनको मार रही है, उसके अलावा आप देखेंगे सेटलर मार रहे हैं इनको। ज़ायनिस्ट जो सेटलर्स हैं, सेटलर का मतलब ये हुआ कि मेन इजराइल में नहीं है वो, या तो वो ईस्टर्न जेरूशलम में है या वेस्ट बैंक में है, वो लोग मार रहे हैं, मतलब खुद इलीगल लोग। इसलिए कि सेटलर्स के पास वही हथियार हैं जो आईडीएफ के पास, जैसे M16 राइफल है, जो हमारे आर्मी के पास भी नहीं, इंडियन आर्मी के पास भी M16 राइफल नहीं आज के डेट में जी, वो उनके पास है, सेटलर के पास। तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्यूचर है वो तो वही है कि मतलब क्या कहा जाए, कीपिंग फिश आउट ऑफ वाटर, मछली रहेगी पानी के बाहर। शुक्रिया अर्शी साहब, बहुत बहुत आपके इंसाइटफुल व्यूज़ भाई के लिए, आपका भी वक्त देने के शुक्रिया लिए। भाई। तो नाज़रीन, जैसे कि अभी अर्शी साहब बता रहे थे कि गज़ा के अंदर तकरीबन 9.5% एरिया ऐसा बचा है जिसको कि आप सेफ जोन कह सकते हैं, और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी के साथ ही आज का बुलेटिन इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए।